हेलो दोस्तों, मैं शिवम राय आप लोगों के बीच बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास को लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कल आपको शांति शिक्षा होती क्या है, शांति शिक्षा किस तरीके से आज की आधुनिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, शांति शिक्षा से किस प्रकार से विकास के क्रम को और आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा के विस्तृत रूप को, इन सब के बारे में आपको पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से हमने जानकारी देने की हर संभव कोशिश भी की है। फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ शांति कौशल क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको बताते हैं शांति कौशल क्या है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा यह कौशल क्या होता है। बार बार आप आम जनजीवन में भी सुनते हैं कि उसकी कौशल कला बड़ी अच्छी है, कौशल रूपी ज्ञान बड़ा अच्छा है। ये सारी चीजों को आप सुनते हैं। पहले मैं कौशल को ही बता देता हूं। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करना और उस कार्य को करने के उपरांत आपकी प्रतिभा स्पष्ट रूप से सामने आए, वही आपका कौशल होता है। लेकिन दोस्तों, यहां पे बताना है कि शांति कौशल क्या है, शिक्षा को जोड़ के बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं। कार्य को करने के लिए ज्ञान एवं योग्यता दोनों की आवश्यकता होती है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की होती हैं। शांति के लिए छात्रों में कुछ विशिष्ट कौशल एवं व्यवहारों की अपेक्षा की जाती है जो उन्हें प्रभावी शांति निर्माता बना सकती है। शांति कौशल के लिए छात्रों में निम्न कौशलों की आवश्यकता होनी आवश्यक है जो व्यक्ति को एक ऐसे प्रभावी रूप में प्रस्तुत करे जो उसके शिक्षा से जुड़ी हुई बातों को लेकर, कार्य की सोच को लेकर उस दिशा की ओर उन्मुख करे जिस दिशा में उसका सकारात्मक विकास हो सके, जो मानव कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए एक स्पष्ट रूप बनाने में प्रभावी पहलू को उजागर करे। दोस्तों, शांति कौशल के लिए निम्न बिंदु का होना आवश्यक है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ बिंदुओं के बारे में मौखिक वर्णन किया जाएगा। शुरू से मैंने आपको मौखिक रूप से बताने की कोशिश की है। जितने भी सेमेस्टर हुए हैं, तीनों सेमेस्टर में मैंने आपको मौखिक वर्णन करके हर बातों को स्पष्ट किया है और पूरी बुनियाद के साथ रखा है। तो इस समय भी मैं ऑनलाइन पढ़ाई के वक्त भी इन बातों को रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप उसका उच्चारण खुद कर सकें और अपना नोट्स खुद बनाएं। इसमें आपका संप्रेषण कौशल, संप्रेषण जो आपने बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा कि संप्रेषण क्या होता है। दो लोगों के बीच बातों का आदान प्रदान, दो लोगों के बीच बातों की अभिव्यक्ति, इन सब चीजों को जोड़ के संप्रेषण के भाव होते हैं। लेकिन यहाँ शांति शिक्षा में संप्रेषण किस प्रकार से, किस तरीके से और किस मापदंड में सहायक है, इसके बारे में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। संप्रेषण कौशल के अंतर्गत किसी भी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, उसके भावों को समझना तथा उसके पश्चात अपनी बात को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना और जिसके सामने आप अपनी बातों को प्रभावी तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं उसे संतुष्ट करना ही संप्रेषण कौशल होता है, जो कौशल के विशेष बिंदु को बेहतर रूप से और बेहतर ढंग से स्पष्ट करने की एक कला भी मानी जाती है कि आप अपनी बातों को किस तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, किस तरीके से आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, शब्दों की विशेषता को विशेष तवज्जो देते हुए उन बातों को किस तरीके से प्रमाणित करते हैं, सारी बातें आपका संप्रेषण कौशल में स्पष्ट हो जाता है। दूसरा दोस्तों, चिंतन कौशल, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कौशल के रूप में शांति शिक्षा को जोड़ते हैं। चिंतन कौशल, चिंतन का मतलब आप जानते हो किसी बात को लेके, किसी टॉपिक को लेके चिंतन करना, पर यहाँ कौशल जुड़ा हुआ है तो किस बात को लेके है। मान लिया कोई भी छात्र है, किसी बात को लेके किसी भी आम व्यक्ति के सामने अपनी बातों को जाहिर करता है, उस पर चिंतन करता है, लोगों की किस प्रकार की सोच, किस प्रकार के उनके सोच की क्षमता है और उस क्षमता के तहत वह किस प्रकार से अपने कार्य को करने के प्रति लगनशील है, इन सारी बातों को सोचना
समझना, स्पष्टीकरण देना और उस कार्य को करने की लगनशीलता को ही हम चिंतन कौशल कहते हैं। शिक्षा से ही जोड़ के मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे शिक्षक क्लास ले रहा है, कोई टॉपिक को उठा दिया गया, सभी बच्चों को इस पे पूछा भी गया, लेकिन पूरी तरीके से अपनी बातों को रखने में वो असमर्थ हो जा रहे हैं, कुछ बातों से कट जा रहे हैं। जिस बिंदु पे चलना है उस बिंदु पे चलने से वो हट जा रहे हैं। तो उन बातों को स्पष्ट करने के लिए, एक दूसरे से इस पे डिस्कस करने के लिए, फिर से तैयार करने के लिए बातों को कहना, सुनना और स्पष्ट करना ही चिंतन कौशल का रूप होता है। छात्र को यह समझाना आवश्यक होता है कि वह कौन सी समस्या है, उस समस्या को कैसे आप निजात पा सकते हैं और उसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है। यह सारी चीजें चिंतन कौशल में आ जाती हैं। तीसरा है आपका वैयक्तिक कौशल। यह वैयक्तिक कौशल आपका तीसरा है। वैयक्तिक कौशल का मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बालक है, उसके अंदर कौन कौन सी असीम क्षमता है। वैसे भी आप देखते होंगे हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, चाहे नेतृत्व करने का गुण हो, चाहे उसकी भाषा शैली बेहतर हो, या उसके कार्य करने का ढंग अलग हो, परिवर्तनशील व्यक्तित्व हो। ये सारी चीजें हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। ये नहीं है कि सभी लोग एक समान हो सकते हैं। किसी संस्था में हर शिक्षक एक समान हो सकता है, हर लोगों की भाषा शैली एक समान हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं। हर लोगों का पढ़ाने का ढंग अलग होता है, सोच की क्षमता अलग होती है, प्रस्तुतिकरण अलग होता है। यह सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा व्यक्तिक कौशल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बालक की विशेष प्रतिभा को विशेष जगह पे किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, यह शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। और शिक्षक उस कौशल को पसंद करते हुए उसकी प्रतिभा का सही मोल देता रहता है कि तुम्हारी प्रतिभा किस जगह और कैसे और किस स्तर पे सही रहेगी। जिस तरीके से मैं आपको खेलों से जुड़ी हुई बातों को ले सकता हूँ इस वैयक्तिक कौशल में। आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, जो धावक है। आज भी उनके 100 मीटर की जो दौड़ है विश्व रिकॉर्ड बनी हुई है। तो उनके कौशल को पहचाना किसने? वह फुटबॉल बनना चाहते थे, फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन उनको एक कोच ने पहचाना और उनको एडवाइस दिया कि आपकी कौशल दौड़ में बेहतर है, आपकी स्टेमिना दौड़ के लिए बेहतर है। आप उस जगह पे अपनी छवि को रखें, अपनी सोच को रखें, अपनी विवेक को रखें, तो आप जरूर परचम को लहराएंगे और जरूर आप आगे बढ़ोगे। तो उन्होंने इस बात को रखा। आज उसेन बोल्ट का नाम विश्व में विख्यात है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक हर मेडल को जीता है उन्होंने। जिस दौड़ में भाग लिया है उस दौड़ में उन्होंने विजेता और गोल्ड पाया है। ये सारी चीजें आपको व्यक्तिगत कौशल के अंतर्गत आता है। चौथा आपका है तनाव प्रबंधन का कौशल। दोस्तों, शांति स्थापना की प्रक्रिया में तनाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि अशांति काल में लोगों द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिसका समाधान शांति काल में भी नहीं हो पाता है। इसलिए तनाव प्रबंध कौशल का होना आवश्यक है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, व्यवहारिक उदाहरण। आपने देखा होगा बहुत से छात्र ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत कभी कभी कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन और छात्रों को तनावग्रस्त भी करते हैं। उनका एक ना जाने कौन सा मकसद होता है, या तो वो सोचते हैं कि हमसे वो आगे ना बढ़ पाए, या तो वो हमारे से अच्छा प्रभाव ना बना पाए। ऐसी भी सोच होती है। वहां पे भी आपको दिखाना पड़ेगा तनाव प्रबंध कौशल को, किस प्रकार से उस समस्याओं से निजात पाते हुए अपनी शिक्षा रूपी सोच को, शिक्षा रूपी कौशल को बढ़ाया जाए। उन तनावों को किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए ताकि तनाव ग्रसित आप न हो। इन सारी चीजों को व्यवस्थित रूप देना एक छात्र को, एक शिक्षक का उस छात्र के प्रति हर दायित्व में सहयोग करना आपका तनाव प्रबंध कौशल के अंतर्गत आता है। अब आपका आखिरी समस्या समाधान कौशल है।
इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। समस्या व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों हो सकती है, पर उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक विशिष्ट गुण तो लिया हुआ है, लेकिन उस गुण के साथ साथ कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जो उसके विशेष गुण के कारण भी वो हल नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए उसे और लोगों से भी सहयोग लेना पड़ता है, या तो जानकारी का, या तो फिर कुछ ऐसी सोच का जो उसके पास नहीं है। तो इन सब को जानना, सुनना, समस्याओं को हल करना और जो चीजें हैं उसको एक अमिट रूप देना ही यह आपका समस्या समाधान कौशल के अंतर्गत आता है। मैं आपको छात्र और शिक्षक के रूप में भी बता देना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे शिक्षक और बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनकी मैथ कमजोर होती है। जाहिर सी बात है, अगर 100 का बैच है तो 70% बच्चे जो है मैथ की समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्योंकि मैं बीटीसी के बच्चों को देखा भी हूं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैथ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनके कौशल का उपयोग एक शिक्षक को अन्य बच्चों की क्षमता में किस तरीके से इन्वॉल्व करना है, किस तरीके से उनकी क्षमता को उनके साथ मिलाना है, ये सारी चीजों को देखना, करना एक शिक्षक और छात्र के बीच अच्छे समायोजन को बताता है। अगर उन 70% को 30% छात्र कुछ भी मदद कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा कर्तव्य होगा शिक्षक का कि किस तरीके से उनकी समस्याओं से निजात, उनको विशेष समस्याओं से निजात दिलाया गया। क्योंकि आप जानते ही हो, शिक्षक प्रयास तो करता है लेकिन उस स्तर तक नहीं जा पाता है जो उनकी सोच है। तो वो छात्र 30% वाले जाके उस स्तर पे जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए एक अच्छे माहौल की जरूरत है, एक सद्भावनापूर्ण व्यक्तित्व की जरूरत है जो दिखना चाहिए हर छात्र का, एक छात्र के प्रति, एक शिक्षक का उन छात्रों के प्रति। ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक शिक्षा प्रभावी नहीं हो सकता है और कौशल का विकास नहीं हो सकता है। कौशल की प्रतिमूर्ति बेहतर रूप से समाज में स्थापित नहीं हो सकती है। ये सारी चीजें जब तक नहीं हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आज आपको शांति कौशल के बारे में बताया गया है। आपको 4th सेमेस्टर की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी और जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपकी हर समस्याओं को निजात जैसे आप क्लास में किया जाता था वैसे ही ऑनलाइन क्लास में भी की जाएगी और हर समस्याओं से आप संतुष्ट होंगे। जो समस्याएं हैं उसका निराकरण पाकर, इस वजह से आपसे विशेष आग्रह है, बेहिचक और हिम्मत पूर्वक इस क्लास को लीजिए। जितने भी शिक्षक हैं उनकी क्लासों को लीजिए। आपको पूरी तरीके से हर बातों से संतुष्टि मिलेगी और आपकी पढ़ाई कहीं पे बाधित नहीं होगी। बस इन्हीं बातों के साथ आपको शुभकामनाएं देते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।